हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। तो पार्ट 11 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और इसमें हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइन जो मैनेजमेंट है वो क्या होती है, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लेट्स बी स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो डिफाइन करता है द नेटवर्क ऑफ जॉब, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव अ स्पेस टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जबकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं कि कौन बंदा किस लेवल पे रहेगा, ठीक है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या उसकी अथॉरिटी होगी, एंड कौन उसको लीड करेगा और किसको उसको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये जब जो भी हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में, क्या उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है बिजनेस का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कौन किस लेवल पे रहने वाला है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तो वहाँ पे एक स्मूथली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसे तो कोई भी आके लोअर लेवल एम्प्लॉय आके सीधा सीईओ के पास जाके बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी रिपोर्टिंग है, नहीं कर सकता ना। उसकी अपनी प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, मैनेजर्स जो है जनरल मैनेजर को करेंगे, जनरल मैनेजर एचओडीज को करेंगे, एचओडी सीईओ को करेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायरेक्ट हमारे जो सुपरवाइजर है, सुपरिटेंडेंट है, वो जाके सीधे सीईओ को या फिर एचओडी को रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं होता है ना। एक नॉर्मल जो रूटीन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो यही है, अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे एक ही पर्सन है और वही सब कुछ देखता है, तो वहाँ पे हम ना बनाए इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, तो चलता है, ठीक है। बट जब एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मल्टीपल ऑफ लेवल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ उसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे बनाना चाहिए, जिससे कि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ जूम करके कि कैसा होता है ये। जैसे कि ये हमारे सीईओ है, ठीक है, फाइनेंस की टीम हो गई, टेक्निकल टीम हो गई, एचआर टीम हो गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा ये, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। फाइनेंस की टीम जो फाइनेंस से जितने भी रिकॉर्ड है वो देखेगी, टेक्निकल टीम टेक्निकल जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शनिंग है उनको देखेगी, ठीक है। एचआर की टीम है वो एचआर से रिलेटेड जितनी फंक्शनिंग है उनको देखेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सारे जो फंक्शन है उनको चेक करेगी, ठीक है। तो ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सीईओ है, ठीक है, यहाँ पे लोअर लेवल स्टाफ हो गया, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, ये जनरल मैनेजर हो गया, ये मैनेजर हो गया, देन एचओडी हो गया, ठीक है। तो एचओडी किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस की टीम, वो टेक्निकल टीम के आ गए, सबॉर्डिनेट हो गया, ठीक है, सुपीरियर हो गया, फिर इसके जनरल मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, देन इसका एचओडी हो गया। तो इस टाइप से ये सब आपस में फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या कौन सी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सब डिवाइड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इन सबको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाती हैं, और ये मतलब 1 और 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार डिस्कस होता है एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो होता है कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, उसको काम करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती है, कुछ अथॉरिटीज देनी होती है, जिससे कि वो काम वो पर्सन कर सके। बिना अथॉरिटी के वो काम कर नहीं पाएगा ना। अब कोई सेल्स मैनेजर है, उसको कहा है कि तुम्हें डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो वो बिना उसको अथॉरिटी दिए तो वो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना, कि वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, देन वो रिपोर्टिंग कर सकता है। तो फिर वो डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको रिपोर्ट बनाना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस सेल्स मैनेजर की है, कि उसको अथॉरिटी देगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड देन आगे जाके अगर उसका काम होता है या नहीं होता, अगर इन चांस नहीं हुआ, तो अकाउंटेबल मतलब कि जवाबदेही कौन होगा, वही पर्सन होगा, ठीक है। तो यही मतलब था इन तीनों टर्म्स का, इसके एलिमेंट्स होते हैं ये। अथॉरिटी क्या होता है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि ये जो वर्कलोड होता है ना एक मैनेजर पे, उसको कम करता है, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी दी जा रही है तो डिवाइड किया जा रहा है काम को, है ना। डेवलप सबॉर्डिनेट स्किल्स, जो हमारे सबॉर्डिनेट है उनको हमने उसको अथॉरिटी दी, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसके लिए अकाउंटेबल है, तो क्या है उसकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने में भी हेल्प करती है। एंड हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग, एंड ये क्या करता है, क्विक डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कैसे कि अगर हम उसको किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं कि ठीक है वो ऑर्डर दे सकता है या डिसीजन ले सकता है, तो उसमें क्या है कि वो अगर उसको ऑन स्पॉट कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसको कहीं भागना नहीं पड़ेगा या किसी अपने सुपीरियर से पूछना नहीं पड़ेगा, वो वहाँ पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है, अपने काम के लिए। एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, और उसके काम में एफिशिएंसी लेके आता है। फिर आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, क्या इसमें डिफरेंस है। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब क्या हमारी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर उसमें एक लीडर होता है, ठीक है। जब भी हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक लीडर है वो सारे डिसीजन वही ले रहा होता है, तो उसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर है वहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। कोई भी एक बंदा कंट्रोल करता है सारी चीजें। एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं डिवाइड कर देता है जो डिसीजन लेने की पावर होती है उसको डिवाइड कर देना अमंग द लेवल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो डिवाइड कर देना, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी छोटी लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, वहाँ पे कोई एक हमारा मतलब हेड है और उसके नीचे या एक या दो लोग काम कर रहे हैं, तो इन द केस सेंट्रलाइजेशन जो हमारी अथॉरिटी है वो बेस्ट है, ठीक है, कि हमें एक पर्सन का डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो दो लोगों को लीड कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो वहाँ पे क्या उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, नहीं मेरी बात मानी जाएगी मेरी बात मानी जाएगी, तो इस वजह से वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो है वो सही रहता है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे सही रहता है, जहाँ पे क्या वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमएनसीज वगैरह में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होती है, पर हर ब्रांच के लिए आपको हेडक्वार्टर पे तो कॉल नहीं करना पड़ेगा भाई हम ऐसा काम कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, तो वो अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है एमएनसी कंपनीज में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन और जो है पावर होती है। एंड इसका क्या फ़ायदे क्या है कि वो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, इससे कि एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, जल्दी जल्दी डिसीजन चेंज हो रहे हैं, रिस्क ऑफ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, कोई जो हमने अथॉरिटी दी है उसको, जो हमने पावर दी उसको मिस यूज़ ना कर पाए, ठीक है। और एक बैलेंस बना के चले इन दोनों में, वो एक बेस्ट स्टेप होता है, ठीक है। एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, ठीक है, एक जो सुपरवाइजर है वो कैसे उनको मैनेज करता है, ठीक है, उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उन सबको मैनेज करना क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक वाइड एंड नैरो। वाइड में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्लैट वो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या सीयूएस के अंडर क्या है हमारे एचआर का हेड है, ठीक है, फाइनेंस का हेड है, प्रोडक्शन का हेड है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, तो ये जो है ना वो क्या है उसके ये वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। एंड नैरो में क्या हो जाएगा, उसके अंडर क्या है, एक सीयूएस के अंडर एक पर्सन है, ठीक है, उसके एचओडी है, ठीक है, एक किसी डिपार्टमेंट का, उसके नीचे उसका जनरल मैनेजर, उसके नीचे उसका मैनेजर, उसके नीचे उसका सबॉर्डिनेट है, वो एक क्या है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये क्या है टॉलर स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है फ्लैटर होता है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ वर्क, वर्क का काम कैसा है, ठीक है, क्या उसकी रूटीन है, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसका नैरो होगा या वाइड होगा, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स और मैनेजर की क्या एबिलिटी है, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हो जाता है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल में बटी हुई है, ठीक है, उसको देख के अगर एक छोटा सा बिजनेस है तो उसमें हम नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है। हम डिस्कस कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ये 5 टाइप का होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल होता है, फिर प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनको। फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइन क्या है, लाइन में उनको फॉलो करना, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है।
प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। एक मान लो किसी कॉलेज का एग्जाम्पल है, उसमें प्रेसिडेंट हो गया एक, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसमें मैनेजर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया। तो इनकी अगर इसमें टॉप टू प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दिया, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर मैनेजर के पास जाएगा, फिर देन असिस्टेंट मैनेजर के पास जाएगा। तो उसमें जो अथॉरिटी होती है वो क्या है, टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने कहा कि ये काम होना है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट इसको अथॉरिटी देगा मैनेजर को, ठीक है, कि तुम्हें ये काम करना है। तो मैनेजर इसको अथॉरिटी देगा असिस्टेंट मैनेजर को, तुम्हें ये काम करना है। तो ये क्या अथॉरिटी क्या है, फ्लो करती है ऊपर से नीचे, ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो जो अथॉरिटी है वो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। We can say that in this type of organization, supervisor will give the order to their subordinate. जो supervisor है वो subordinate को क्या करता है, ऑर्डर देते हैं, एंड सबॉर्डिनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। देन वो सबॉर्डिनेट क्या है, उस ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो काम होता है या नहीं होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सबॉर्डिनेट उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। देन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, वी कंबाइन लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव। जैसे लेते पहले तो इसमें क्या है कि मैनेजर डायरेक्टर ने ना एक बाहर से एक टीम को, एक स्टाफ को क्या हायर किया, जिससे कि वो एक बेटर डिसीजन दे सके, ठीक है। इसको एक पर्सनल मैनेजर को हायर किया और चीफ मैनेजर। तो चीफ मैनेजर, पर्सनल मैनेजर जो है ये, इनको क्या है, ऑर्डर देंगे कि ये ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। एक बाहर से, एक लाइन में बाहर से एक स्टाफ को, स्टाफ एग्जीक्यूटिव को क्या इंक्लूड करना, जिससे कि वो एक बेटर डिसीजन ले सके, एक बेटरली प्लान कर सके, स्ट्रक्चर बना सके, ठीक है। तो ये होता है लाइन एंड स्टाफ, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो जो स्ट्रक्चर की लाइन चले थी उसमें एक स्टाफ जो है उसको ऐड करा, जिससे कि वो एक बेटर डिसीजन हमें प्रोवाइड कर सके, एक बेटर जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों को लेके आए, ठीक है। तुम इसमें सजेस्ट करो कि कैसे बेटर हो सकता है काम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें रीड कर लेते हैं। लाइन एग्जीक्यूटिव आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टास्क। जो लाइन एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जो हमारे हैं, ये क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके लिए हमारे जो भी टास्क हो रहा है, ठीक है। अदर हैंड जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, बेसिकली एडवाइजर, ये क्या होता है, हमारे एडवाइजर होते हैं। जो हमारे क्या होता है, स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो हमने हायर करे हैं बाहर से, वो क्या है, एक तरीके के एडवाइजर होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं, जो बेसिकली एडवाइस देते हैं क्योंकि से लाइन एग्जीक्यूटिव की तुम ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे फेस कर सकते हो, ऐसे उनको शॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो ये मैंने आपको बताया, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसको हम किसके बेस पे डिवाइड करते हैं, एक फंक्शंस के बेस पे, कि वो उसके काम के बेस पे, ठीक है। मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग के डिपार्टमेंट भेज दिया, फंक्शन में भेज दिया, सेल्स वाले बंदे को हमने सेल्स डिपार्टमेंट भेज दिया, सर्विस वाले बंदे को हमने सर्विस डिपार्टमेंट भेज दिया, ठीक है। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड करना, तो वो क्या हो जाता है, हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट बेसिक based on their function, expertise or specialization. We can see that in functional organization structure we make groups of employees according to their function they perform. वो जो जैसे काम वो करते हैं, कोई पर्सन है वो सेल्स में अच्छा है तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में उसको हैंड ओवर कर दिया, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप से आप बना के आ सकते हैं, जो कि आपको अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट टर्म होती है, जो कि प्रोजेक्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है ये, ठीक है। ये पूरे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, कि पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए हमने कोई एक प्रोजेक्ट को लिया, ठीक है, कोई हमने मान लो कोई टारगेट बनाया है कि हमें अभी जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को देख लीजिए, है ना, हमने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, कि हमें इतने टाइम में, एक फिक्स टाइम पीरियड में, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी में हमें एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या है, वो बिल्डिंग बनते ही वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना, कि हमें बहुत से बिजनेस होते हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ बनवाना है, ठीक है, कोई हमने डील देनी है किसी को, ठीक है, तो हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करेंगे, जो कि उस प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट के जो काम होगा उसको देखेंगे, ठीक है।
For example, we create a hierarchy or authority of peoples who are involved in specific project. हमने एक मतलब की hierarchy create करी, ठीक है, जो क्या उसमें include होंगे इस project में. In this type of organization structure जो temporary are formed, ये हम temporary nature में form करते हैं, most important thing. एंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. क्या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ प्रोजेक्ट टाइम के लिए होता है ये प्रोजेक्ट, ठीक है. ऑन दिस प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड द स्ट्रक्चर. जब ये काम कम्प्लीट हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर क्या है, डिसअपियर हो जाता है, वो बंद हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल बता देती हूँ. हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया, हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसने क्या किया, उसके अंडर में क्या रिसर्च टीम ने काम किया, ठीक है, हार्डवेयर डेवलपमेंट टीम ने काम किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने काम किया. तो इसमें क्या हो गया कि प्रोजेक्ट ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लिया गया कि तुम्हें ना 6 मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए एक प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है. उसमें एक स्ट्रक्चर बनाया गया उस प्रोजेक्ट का कि तुम्हारे अंडर में ये लोग काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हायरार्की है वो क्या है, क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ये डिसअपियर हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है. कि हो जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है. प्रोजेक्ट के लिए हम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोई हायरार्की और अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एंड लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली कि एक इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द टीम रिपोर्ट टू मल्टीपल लीडर्स. इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो एक क्या होता है, इसमें ना जो सबॉर्डिनेट होता है या फिर जो भी मैनेजर होगा उसको क्या है, मल्टीपल लीडर्स को क्या है, रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपने काम की, ठीक है. इसमें मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ. जैसे कि एक सीईओ है, उसके अंडर क्या है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है. तो उसने क्या किया, तो वो तो सीईओ के अंडर हो गया, ठीक है. फिर उसने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाए उसके ऊपर कि हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हायर किया, 2 A1 and B, ये हमारे सीईओ है, ठीक है. इसके अंडर हमारे बहुत सारे क्या थे, हमारे डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है. तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन 1 2 3 4 5, हमारे ये क्या है, 5 हमारे डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है. ये किनको रिपोर्ट करते हैं, सीईओ को रिपोर्ट कर देते, ठीक है. एंड देन एक प्रोजेक्ट ए बनाया एंड प्रोजेक्ट बी बनाया, ठीक है. तो अब क्या है कि प्रोजेक्ट ये के क्या है, ये मतलब हमारा एचआर डिपार्टमेंट है. एचआर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है, ठीक है, उसको एक हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट एचआर मैनेजर है, ठीक है. जो एचआर मैनेजर उसको सीईओ को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये है जो कि एक लीडर जो इसमें काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटर है, सुपरवाइजर है, उसको क्या मल्टीपल जो हमारे लीडर्स है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है अपने काम को, ठीक है. और इसमें बनाया जाता है किसी हमें एक टारगेट को अचीव करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उसके अंडर ये वर्क करती है, ठीक है. इन दिस स्ट्रक्चर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन था, फंक्शनल, ये हमने फंक्शन का पढ़ा था, हमने फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर दिया था, एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ये हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है. We have already discussed about the function structure. हमने function structure के बारे में डिस्कस कर दिया, क्या होता है functions के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, है ना. वी मेक डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग देयर फंक्शंस. एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट होता है. तो ये मैट्रिक्स क्या है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, फंक्शन का और किसका, प्रोजेक्ट का, ठीक है. तो ये है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो हमारे जो टाइप्स थे वो हमने डिस्कस किए, ठीक है. और हमने क्या डिस्कस किया, इसका हमारे जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसको भी हमने डिस्कस किया इसमें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैनेजमेंट ज्ञान को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.